नमस्कार। कल हम इंडियन सिटीजनशिप के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था कि भारत की नागरिकता को 5 आधारों पर लिया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है, और 3 आधार बताए थे जिन आधारों पर समाप्त किया जा सकता है। तो 5 आधार थे, उसमें पहले था जन्म के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ वंश परंपरा के आधार पर कर सकते हैं, तीसरे आप प्राकृतिक कल से कर सकते हैं, चौथे आप पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, 5 में नवीन क्षेत्र का अध्ययन किया गया हो, ठीक है। और 3 तरीके मैंने बताए थे, जिन 3 तरीकों के तहत आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन, यानी कि नागरिकता को त्याग देना या फिर समाप्त कर देना या फिर वंचना कर देना। तो हम अब देखते हैं कि नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका पहला आधार देखते हैं। ठीक है, नागरिकता यहाँ बनाते हैं पहला आधार। हम अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला आधार है आपका बाई बर्थ, जन्म के आधार पर। इसका एक फिगर चार्ट बना लेते हैं, उससे आपको समझाने में काफ़ी आसानी होगी, समझने में भी काफ़ी आसानी होगी, राइट। तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं, इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं। 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये क्या लिख लो, 1 जुलाई 1987। अगला है 3 दिसंबर 2003, 3 दिसंबर 2003, सॉरी 2004 होगा। और उसके बाद से अब तक, ठीक है। इसको समझिए। ऑन, आफ्टर, बिफोर, यहाँ जो है फिर ऑन या आफ्टर हो जाएगा, ऑन, आफ्टर, बिफोर, ऑन, आफ्टर, बिफोर। इसका मतलब है, इसका मतलब सीधा ये है, इनमें 3 कंडीशनें बनती हैं कि किस प्रकार से कोई भारत का नागरिक हो सकता है। पहला ये है कि किसी भी बच्चे का जन्म, किसी भी शिशु का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ऑन, आफ्टर, किसी भी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद होता है, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हो जाता है। यानी कि कोई शिशु है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद होता है, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले होता है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। किस आधार पर? उसका भारत में जन्म हो गया है, पर्याप्त कारण है, भारत का नागरिक माना जाएगा। और उसके माता पिता चाहे दोनों ही कोई विदेशी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, कोई विदेशी कपल आया इस अवधि के बीच में, माना कि 1965 या 1966 की बात करें, 1966 में कोई अमेरिका के एक कपल आया यहाँ पे, भारत की नागरिकता नहीं उन लोगों के पास, भारत में रहे। उस समय उसकी जो बेबी थी, प्रेग्नेंट थी, यानी कि शिशु होने वाला था, 1 महीने भारत में रहे और उसी दौरान डिलीवरी हो गई, बच्चा पैदा हो गया। तो जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अब उनके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो भारत का नागरिक बन जाएगा जन्म लेते ही, पैदा होते ही, ठीक। पहली कंडीशन। तो इसमें प्रमुख 3 बातें हैं, तो ए, बी और सी। तो ए इस प्रकार से कंप्लीट होती है इस बीच में, ठीक है, यहाँ पे। दूसरा, किसी भी बच्चे का जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 और
3 दिसंबर 2004 से पहले होता है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब कंडीशन ये जोड़ दी गई कि उनमें से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे पिता नागरिक भारत का हो या फिर माता हो। एक विदेशी होगा चलेगा, लेकिन एक भारत का नागरिक एटलीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ जोड़ दी गई। अब ऐसा क्यों किया गया? ये संशोधन 1976 में, मैंने कहा था सबसे पहला 1986 में संशोधन किया गया था और 87 में फिर लागू हो गया था। तो 86 में संशोधन किया गया था, इसीलिए किया गया था क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, कोई भी विदेशी भारत की नागरिकता माना कि लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सऊदी अरब का लोग है, ठीक है, या भूटान के हैं, या फिर अमेरिका के हैं, या फिर दक्षिण जो आपके कैरेबियाई हैं, या फिर लैटिन अमेरिका यहाँ के लोग हैं, अफ्रीका के हैं। तो इनको अगर भारत की नागरिकता लेनी होती थी या उसको बच्चे को दिलानी होती थी, वो क्या करते थे, जिस समय उनकी बीवी प्रेग्नेंट हुआ करती थी तो उस समय भारत के में वीज़ा लेकर घूमने आया करते थे और उसी दौरान उनकी यहाँ पे डिलीवरी हो जाती थी, बच्चा पैदा हो जाता था, तो उनको उसको नागरिकता मिल जाती थी जन्म होते ही, क्योंकि भारतीय सीमा के भीतर जन्म हो गया है, नागरिक कहलाएगा। अब माता पिता चाहें दोनों ही दक्षिण अफ्रीका के हों, साउथ अफ्रीका के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो मुश्किलें पैदा होने लगी सरकार के सामने, बहुत सारे ऐसे मामले आने लगे। तो हमने संशोधन किया कि उनमें से कम एक भारत का नागरिक भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद जन्म हुआ हो, लेकिन किसी भी स्थिति में 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ हो तो भारत का नागरिक कहला जाएगा, बशर्ते उनमें माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, राइट। तीसरी कंडीशन है कि किसी भी बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 के दिन या फिर उसके बाद और अब तक की है, यानी कि अब तक 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद अब तक कभी भी जन्म हुआ हो तो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। अब इसने एक संशोधन और कर दिया, उसके माता पिता में से एक तो भारत का नागरिक हो ही, दूसरी और बात जोड़ दी गई कि दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो। ये क्या जोड़ा गया? ये इसलिए जोड़ दिया गया कि उसमें बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लोग आने लगे थे, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो आपको पता ही है 2003 में संशोधन किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो उस समय ये क्लॉज जोड़ दिया गया था कि कोई भी विदेशी बांग्लादेश का कोई माना कि अवैध प्रवासी आ गया, क्योंकि जो सीमाएं हैं हमारी बहुत अस्थिर सीमा है, कोई भी आ जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। तो वहाँ के बहुत सारे लोग आ गए और यहाँ के जो लोग थे, लड़कियाँ थीं या फिर उससे शादी कर ली तो उनके बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो इस प्रकार से ये मुश्किलें पैदा होने लगी, तो फिर संशोधन किया गया। तो इस प्रकार से तो एक बार रिपीट करा देते हैं कि इन अवधि के बीच में पैदा हुआ हो नागरिक कहला जाएगा। भारत उसके माता पिता कोई कहीं का भी नागरिक हो, जरूरी नहीं है, ठीक। इसके बीच में जन्म हो तो उसमें उसके माता पिता में से एक नागरिक होना चाहिए भारत। इसके बीच में जन्म हो अब तक का तो माता पिता में से एक नागरिक हो, एक अवैध प्रवासी ना हो, वैध प्रवासी हो, वीजा लेकर आया हो आधिकारिक तौर पे, यानी कि जो सीमा है, जो सीमा को पार करके अभी हाल ही में आई हैं, इस तरह का कोई प्रवासी ना आए, इस तरह का कोई दंपति नहीं होना चाहिए, ठीक है, लीगल तरीके से आए हो इंडिया में। अगला है वंश परंपरा के आधार पे। तो वंश परंपरा के आधार पर किस तरह से लिया जाता है इसको देखते हैं। बाय डिसेंट 26 जनवरी 1950 और वंश परंपरा के आधार पर वंश परंपरा, ठीक है। वंश परंपरा का मतलब ये है कि उसका जन्म, पहली बात उसका जन्म भारतीय जो भूभाग है, भारत की जो टेरिटरी है, जो सीमा है, इसके अंदर नहीं हुआ, यानी कि भारत के बाहर जन्म हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी वो भी पहले कभी भारत के नागरिक रहे होंगे, इस आधार पर, ठीक है। तो क्या है, इसमें भी एक फिगर चार्ट बना लेते हैं। पहला 26 जनवरी 1950 और फिर एक आ जाता है 3 दिसंबर 2004, 3 दिसंबर 2004 और फिर यहाँ की आ जाती है अब तक, टिल नाउ, अब तक। इसमें क्या है,
ऑन आफ्टर वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, ऑन आफ्टर बिफोर, ऑन आफ्टर बिफोर। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को भारत के बाहर हो रहा है, 26 जनवरी 1950 या इसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर जन्म हुआ हो और उनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत के कभी नागरिक रहे होंगे, तो वो बच्चा पात्रता रखेगा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में, ठीक है। तो इस आधार पर भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन 2003 में जब संशोधन किया गया तो एक नया क्लास जोड़ दिया गया कि इसके बाद में जो अब तक की बात है, कोई अगर नागरिकता भारत का कोई नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए एक क्लास जोड़ दिया गया, ये कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 के दिन या इसके बाद अब तक कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा हुआ है, उसके नाना नानी माता पिता नाना नानी दादा दादी से कोई भारत का नागरिक कभी रहा हो, ठीक है, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन इसके लिए जब उसका जन्म हुआ हो तो 1 वर्ष के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास किसी अन्य देश का कोई पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, कोई पासपोर्ट नहीं है। दूसरा, उसके जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये होते हैं जो हमारा काउंसुलेटिंग ऑफिसर होता है वहाँ होता है, जो वाणिज्यिक दूतावास होता है वहाँ पर इस बात को आपको इंश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा, ठीक है। तो इस आधार पर नागरिकता ले सकता है। अगला है पंजीकरण के आधार पर कैसे मिलेगी, तीसरा है पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन। यानी कि पंजीकरण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा यही है कि ये जो क्लाउज है, सबसे पहले ये देखें किसके लिए, ये जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके लिए। भारतीय मूल के लोग कौन है, पहले इसको थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पे। यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को या जब देश आज़ाद हो रहा तो भारत में एक ही प्रकार के लोग थे, एक नागरिक और एक विदेशी। यानी कि जो लोग थे भारत में, जो पॉपुलेशन थी, इनमें 2 ही आधार थे, एक थे नागरिक, ठीक, और दूसरे थे क्या, विदेशी, ठीक है। एक नागरिक होता था और विदेशी होता। लेकिन 2003 में हमने इसमें अंतर कर दिया, एक वो विदेशी होंगे जो भारतीय मूल के होंगे और एक सामान्य विदेशी होंगे। एक होंगे विदेशी वो जो भारतीय मूल के, जो इंडियन ओरिजिन के होंगे, और दूसरे सामान्य विदेशी, सामान्य विदेशी। इसका मतलब भारतीय मूल के विदेशी का मतलब था, भारतीय मूल के विदेशी का मतलब ये हुआ, 2 बातें। वो लोग जब संविधान लागू हो रहा था उससे 4 पीढ़ियों पहले लोग भारत से बाहर जा चुके थे। हालांकि उससे पहले भारत में रहा करते थे, लेकिन 3-4 पीढ़ियों पहले भारत से बाहर चले गए थे, वहीं की नागरिकता ले वहीं पर रहने लगे। तो वो लोग भारतीय मूल के लोग माने जाएंगे, ठीक है, यानी कि भारतीय मूल के, यानी कि कभी भारत में रहे थे 4 पीढ़ी पहले, ठीक है। दूसरी बात यह है कि निकट भूत में गए हों, निकट भूत, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद या उससे थोड़ा सा पहले भारत से बाहर चले गए थे, तो उनके बच्चे जो भी हैं अभी, तो वो भारतीय मूल के माने जाएंगे, क्योंकि उनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी या परदादा परपिता तो कहीं ना कहीं वो भारत में रहते थे उस समय। तो 2 प्रकार की ये बड़ी प्रक्रिया है। हालांकि इन दोनों को ही भारतीय मूल का माना गया, और भारतीय मूल को माना गया इनको कुछ सहूलियत, इसका मतलब कुछ सहूलियत मिलेंगी। जो नागरिक को अधिकार मिलते हैं उनमें से कुछ इनको भी अधिकार मिलेंगे, हालांकि कब पूर्ण तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूर्ण अधिकार तो केवल नागरिक को ही मिलते हैं। और दूसरी कैटेगरी बना दी सामान्य विदेशी। सामान्य विदेशी वो हैं जिनका भारत से कभी कोई सरोकार रहा ही ना था, कभी भी कोई संबंध रहा ही ना। डोनाल्ड ट्रंप है, ट्रंप का भारत से क्या संबंध रहा ना, तो उनके परिवार में कोई माता पिता दादा दादी परपिता या कोई भी ना तो कोई भारत के नागरिक रहे थे ना अभी हैं, या फिर किसी अन्य देश की बात करो तो वो सभी सामान्य नागरिक हैं, और भारतीय मूल के ये हैं।
अब बात होती है भारतीय मूल की। तो जो ये प्रावधान है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता लो, ये भारतीय मूल के लोगों के लिए जो इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, भारतीय मूल का है। तो एक तरीका इसमें ये है कि वो व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, इसका मतलब उसके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता में से कोई भारत का नागरिक कभी रहा होगा, तो उसकी जो संतान है वो भारत की नागरिक बन सकती है, बशर्ते वो पिछले 7 वर्षों से भारत में रह रही है। तो 7 वर्षों से भारत में रह रही है। अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है कि हमें भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है चाहिए, तो एलिजिबल है कि भारतीय नागरिकता उसको मिल सकती है। दूसरा आधार ये है, अब ऐसे मान लिया जाए, ठीक है, इसे तो मिल गई, लेकिन कोई ऐसा प्रवासी है जिसका ब्याह भारतीय मूल से हुआ है, भारतीय मूल से नहीं, भारतीय मूल के व्यक्ति से। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, भारतीय मूल का मतलब समझ गए ना भाई, माता पिता दादा दादी वलकन सब 4 पीढ़ियों वाला, या निकट बूथ में गए हों, तो वहाँ कोई लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है, उसने शादी उससे कर ली जो सामान्य विदेशी है, भारत के लिए सामान्य विदेशी, यानी कि उसका वर्ष कोई सरोकार नहीं, जैसे कि अमेरिका में कोई है लड़का और लड़की जो है भारतीय मूल की, उसने शादी कर ली। अब लड़की चाह रही है कि ठीक है हमें भारत में नागरिकता मिल जाए, तो वो योग्य है कि 7 वर्ष तक भारत में रहेगी और आवेदन करेगी, उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब उसका क्या होगा, जो जिसका सरोकार कभी भारत से रहा ही नहीं है, अब उसके लिए प्रावधान है कि उसको कुल 14 वर्षों के अंतर्गत 12 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा, और उन 12 वर्षों में जो लास्ट का 1 वर्ष होगा, अंतिम 1 वर्ष होगा, उस 1 वर्ष में 365 दिन में उसको नियमित रूप से भारत में रहना होगा, 365 के दिनों भारत में रहना होगा। तो ये इसके लिए प्रावधान है। तो इस प्रकार से तो मुश्किलें हो जाएंगी, उस लड़की को तो नागरिकता मिल जाएगी 7 वर्षों में, लेकिन उसको अगले 14 वर्ष तक, यानी अगले 7 वर्ष और, यानी कुल मिलाकर 14 वर्षों में नागरिकता मिलेगी। तो ये संकट था। तब उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, अगर कोई प्रवासी भारतीय मूल के व्यक्ति से विवाह करता है, उसका लाइफ पार्टनर बन जाता है, तो उसको भी भारत में रहने पर 7 वर्षों तक कुल भारत में रहे, उसे भी नागरिकता मिल सकती है, मिल जाएगी, जिस प्रकार से इसे मिली। ठीक। अगला क्या है? अगला ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे ओसीआई कार्ड मिला है, OCI, ओवरसीज ऑफ सिटीजनशिप, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, OCI अगर कार्ड किसी के पास है और पिछले 5 वर्षों से कार्ड को रखता है, पिछले 5 वर्षों से कोई भी व्यक्ति OCI कार्ड रखता है, तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब क्या करना होगा, 5 वर्ष हो गए हैं, अब वो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं कि 1 साल में उसको नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर के इसको 5 वर्ष तो ये हो गए और 1 साल भारत में रहना होगा, कुल मिलाकर के 6 वर्षों में वो इंडिया की सिटीजनशिप है उसको मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो एक ये भी आधार है। तो आपने देखा कि भाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के आधार पर किसकी बात की गई है, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे संबंधित बातें की गई हैं। कोई व्यक्ति है भारतीय मूल का, कुल मिलाकर 7 वर्षों तक भारत में रह रहा है, तो योग्य है भारतीय नागरिकता के आवेदन करने के लिए और नागरिकता को प्राप्त करने के लिए। लेकिन वहीं अगर किसी प्रवासी को नागरिकता प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए क्या होगा, प्रवासी व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति से विवाह कर लेता है, वो भी 7 वर्ष तक उसके साथ भारत में रहता है, तो दोनों को ही नागरिकता मिल जाएगी साथ साथ। अगला है किसी के पास OCI कार्ड है, तो OCI कार्ड अगर पिछले 5 वर्षों से वो धारित करता है, अपने पास रखता है, उसको मिल गया है, तो अगले 1 वर्ष तक भारत में और रह सकता है और नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो कुल मिलाकर के 6 वर्षों में उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर? तो बातें समझ में आ रही होंगी। अगला है बाई नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण या सहजीकरण के माध्यम से। अगला जो इंडियन सिटीजनशिप ऑफ 1955 इसका जो नागरिकता लेते हैं, उसका जो चौथा आधार है बाई नेचुरलाइजेशन,
यानी कि सहजीकरण, सहजीकरण या फिर प्राकृतिकरण, प्राकृतिकरण, इन शब्दों को याद रखना, सहजीकरण या प्राकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब है हमने भी बताया था कि कोई भी देश हो, जैसे भारत की बात कर रहे हैं, भारत का एग्जाम्पल ले रहे हैं, भारत है तो भारत में कैसे लोग रहते हैं, एक नागरिक है और एक गैर नागरिक है। जो गैर नागरिक है उनमें भी एक हमने डिवाइड कर दिया 2003 में कि एक भारतीय मूल के विदेशी हैं और दूसरे कौन हैं, सामान्य विदेशी। तो भारतीय मूल के विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो क्या योग्यता हो, क्या प्रावधान हो, तो उनको मिलने का हमने 2 तरीके बता दिए, एक वंश परंपरा बताया था, एक बता दिया था ये भारतीय मूल के लोग ये है, ठीक है। और जो सामान्य विदेशी है यानी कि उसका कोई कभी सरोकार रहा ही नहीं इंडिया के साथ, तो वो कैसे नागरिकता प्राप्त करेगा, तो उसके लिए ये है नेचुरलाइजेशन। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा गला सूख रहा है, पानी पी लेता हूँ। ठीक है, सॉरी। इसका वही मतलब जो मैं बता चुका था, कोई व्यक्ति है भारत आया, उसको भारत की वादियाँ पसंद आ गई, जम्मू कश्मीर पसंद आ गया, केरल पसंद आ गया, मुंबई पसंद आ गया, गोवा पसंद आ गया, तो उसने कहा नहीं, उसने मन बना लिया लेकिन मुझे भारत में ही रहना है, ठीक। क्या उसके लिए शर्तें होंगी, तो उसके लिए जो शर्तें हैं, पहला उससे कहा जाएगा आपको कुल मिलाकर 14 वर्षों के दौरान, कुल 14 वर्षों में से 11+1 का प्रावधान किया गया है। ये क्या है, ये है कि टोटल 14 वर्षों आपको भारत में रहना है, उनमें से 11 वर्षों तो आपको रहना ही है और जो अंतिम 1 वर्ष है उसमें आपको नियमित रहना होगा, नियमित रूप से रहना होगा, यानी कि रेगुलर, ठीक है। तो इस आधार पर आप फिर आवेदन कर सकते हैं, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ और भी बात है, जैसा आपके पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। अगर किसी अन्य देश की नागरिकता है तो सबसे पहले उसको त्यागना होगा आपको। दूसरा, आपको भारत के झंडे के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा, आस्था रखनी पड़ेगी संविधान में। अगला प्रावधान है कि आपको जो कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में से कम एक भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। आप उस भाषा में लिख सकते हो, समझ सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो, तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आप उस देश के नागरिक ना हो जिस देश को हमने इस आधार पर नागरिकता देने से वंचित कर रखा है, यानी कि हमने उस कैटेगरी में उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया कि उस देश के किसी भी नागरिक को इस आधार पे हम नागरिकता नहीं देंगे। अगर आप उस देश से सरोकार रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो आपको ये नागरिकता नहीं मिल पाएगी। इज दैट क्लियर? ओके। अगला और जो अंतिम है वो ये रह गया है कि अगला है कौन सा, टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन। टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन। बाई टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि किसी बाह्य क्षेत्र जो भारतीय भूभाग का हिस्सा नहीं था उसको अगर सम्मिलित कर रहे हैं तो उसके जो नागरिक होंगे भारत के नागरिक कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल कि जब हमने 1975 में 36वां संशोधन किया था और जो सिक्किम है, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, क्योंकि 1974 में सहराज्य हो गया था, ठीक है। 1974 में सहराज्य था, जिसका मतलब था कि डिफेंस हुआ, कम्युनिकेशन हुआ और फॉरेन पॉलिसी हुई। ये सब्जेक्ट डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी,
कम्युनिकेशन, ये सब्जेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेंगे, भारत सरकार इस पे काम करेगी, ये सब्जेक्ट भारत सरकार काम करेगी, ठीक है। यानी कि सिक्किम की विदेश नीति क्या होगी, भारत सरकार तय करेगी। इसकी रक्षा का दायित्व जो था हम पे था, चीन से कोई विवाद होता है, कुछ भी होता है। तो 1974 का स्टेटस ये था, लेकिन 1975 में क्या किया हमने, 36वां संशोधन किया और सिक्किम को कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया, पूर्ण राज्य मान लिया। तो इसके जो नागरिक थे, अब भारत के नागरिक तो कहलाएंगे ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिक्किम राज्य तो भारत का बन गया और नागरिक वो कहीं और के, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार से टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, यानी नवीन क्षेत्रों के अधिग्रहण से जो वहाँ की आवाम होती है वो भी आपकी नागरिक कहलाएंगे। इसी प्रकार से इन फ्यूचर आप अगर पीओके का, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, इसका जब भी आप अधिग्रहण करते हैं, अपने कंट्रोल में लेती है भारत सरकार इस जमीन को, तो इसके जो लोग होंगे, जो इसके लोग होंगे वो भी तो भारत के नागरिक कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने 5 आधारों पर बताया कि आप नागरिकता ले सकते हैं। पहला बाई बर्थ, जन्म के आधार पर, फिर वंश परंपरा के आधार पर बाई डिसेंट, तीसरा है नेचुरलाइजेशन के आधार पर, टेरिटोरियल कॉर्पोरेशन के आधार पर, और फिर रजिस्ट्रेशन के आधार पर। तो कुल मिलाकर के 5 आधार मैंने आपको बताया कि नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं। आप नागरिकता को क्या कैसे कर सकते हैं, तो उसके 3 आधार मैंने आपको बता दिए थे। पहला था रेनन्शिएशन, फिर दूसरा था टर्मिनेशन, तीसरा था आपका डेप्रिवेशन। नागरिकता को 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो रेनन्शिएशन यानी कि त्यागना। हमने क्या किया, कनाडा की नागरिकता ले ली है और भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग दी है, तो इसे कहते हैं त्यागना, रेनन्शिएशन, ठीक। दूसरा आधार यह है कि हमने क्या किया, कनाडा की नागरिकता तो ले ली है लेकिन भारतीय नागरिकता अभी भी हम धारित किए हुए हैं, हमने त्यागी नहीं है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, एक हरी नागरिकता का सिद्धांत है। कहने का मतलब है कि भारत का कोई नागरिक है तो अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है। तो अब कनाडा की नागरिकता ले लिए, यहाँ की त्यागी नहीं, तो भारत सरकार आपको उस नागरिकता से समाप्त कर देगी, आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। तीसरा आधार है डेप्रिवेशन, वंचना। भारत सरकार कुछ आधार होते हैं, उन आधारों पर आपको नागरिकता से वंचित कर देगी, समाप्त कर देगी आपकी नागरिकता को। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, आप में जो निष्ठा थी देश के प्रति, तिरंगे के प्रति, संविधान के प्रति, ठीक है, जो संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक नैतिकता है, इन सब के प्रति जो आस्था थी, निष्ठा थी, आप में वो नहीं दिख रही है, अभी वो रही नहीं, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर देगी। दूसरा आधार ये हो जाता है कि हमारा युद्ध चल रहा है किसी देश से, वॉर की स्थिति में है, आप खुफिया जानकारी उसको दे रहे हो, उससे व्यापार कर रहे हो उस समय, जबकि भारत सरकार मना कर रही है आपको, तो जिससे कि हमें तो हानि हो रही है लेकिन उस पड़ोसी मुल्क को लाभ हो रहा है, तो आपको उस नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तीसरे आप भारत से पिछले 7 वर्षों से बाहर रह रहे हैं और इन दौरान आपने कभी भी इस तरह का कोई सूचना नहीं दी भारत सरकार कि नहीं हम भारतीय नागरिक बने रहना चाहते हैं, तो उस आधार पर भी आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, डिप्राइव्ड किया जा सकता है, राइट। अगला है कि जब आपने नागरिकता प्राप्त की थी तो उन 5 वर्षों के दौरान में कुल 2 वर्ष आप जेल में रहे, कारावास हुआ, ठीक है, या आपने कुछ गलत तरीक़ों से नागरिकता प्राप्त की। तो ये वो आधार हैं जिन आधारों पर भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है, समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो आपने ये भी देख लिए कि कौन से तरीके हैं नागरिकता से वंचित करने के, ठीक है, क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे एक नागरिक से उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अब क्या हुआ, अब कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिसको हम देख लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल में क्या होता है, एक नागरिक होता है, एक गैर नागरिक होता है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल हो
एक क्या होता है, नागरिक होता है, और एक क्या होता है, गैर नागरिक होता है। ठीक है, एक नागरिक होता है, एक गैर नागरिक होता है, या फिर किसी को आप विदेशी कह दो। लेकिन 2003 में हमने इसमें अंतर कर दिया। 2003 में हमने कहा एक भारतीय मूल के विदेशी होंगे, भारतीय मूल के विदेशी होंगे, ठीक है, और दूसरे आपके सामान्य विदेशी होंगे, सामान्य विदेशी, ठीक है। एक भारतीय मूल के विदेशी होंगे, एक सामान्य। तो भारतीय मूल के विदेशी हमने कौन बताया था, एक वो विदेशी होंगे जो 4 पीढ़ियां पूर्व उनके लोग बाहर गए थे, यानी कि आज के 3-4 साल पहले या 2-2.5 से 3 साल पहले लोग बाहर चले गए, उनकी संतानें हैं, तो ये बाकी मूल के व्यक्ति माने जाएंगे। दूसरे निकट भूत में बाहर गए, यानी कि जिस समय संविधान लागू हो रहा था, संविधान लागू हो रहा था, यानी कि निकट भूत में गए। तो इन लोगों को एक व्यवस्था की गई 2003 में संशोधन करके PIO का, इसे हम बताएंगे बाद में, और इनके लिए की गई थी OCI। हालांकि इन दोनों को फिर 2015 में इसको समाप्त किया गया, इसको समाप्त किया, और कुल मिलाकर के OICH बना दिया गया। ठीक है, बताते हैं इस बारे में। अब होता क्या है, हम 2003 में संविधान में संशोधन करते हैं, या फिर जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें संशोधन करते हैं, क्योंकि हमारे पास नागरिकता से संबंधित एक ही अधिनियम है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें क्या किया हमने, 2003 में संशोधन किया, इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये संशोधन किया इसने PIOS का कंसेप्ट जोड़ा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO का कंसेप्ट जोड़ा। इसका मतलब है कि 2003 में हमने संविधान जो हमारा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, इसमें एक संशोधन करते हैं और PIO की एक संकल्पना लाते हैं, इसका एक कंसेप्ट लाते हैं। ये PIO एक तरह का कार्ड होता था जो भारतीय मूल के लोग हुआ करते थे, उनको दे दिया जाता था, ठीक है, और उनको कुछ सहूलियतें मिलती थी, कुछ सुविधाएं मिलती थी। पहला, जिसके पास PIO कार्ड होता था वह अगले 15 वर्षों तक भारत में आ सकता था, रह सकता था, यानी कि अब से किसी प्रकार की कोई वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। आपको पता ही है, जब आप किसी देश में जाना चाहे, किसी विदेश में जा रहे हो, तो आपको वीजा की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, PIO कार्ड हमने किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को दे दिया, अब वो भारत में अगले 15 वर्षों तक भारत में आ सकता है, और इसके लिए उसे किसी प्रकार की वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बिना वीजा के बेरोक टोक भारत आ सकता है। लेकिन एक शर्त डाल दी थी उसके साथ में, एक शर्त ये डाल दी थी हमने, शर्त ये डाल दी थी कि वो हर 6 महीने में, हर प्रति 6 माह में जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है, जो विदेशी मामलों को थोड़ा बहुत देखते हैं, तो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होगा उसमें रिपोर्ट करनी होगी, ठीक है, कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये शर्त डाल दी थी। तो 2003 में इस एक्ट में 2003 में संशोधन किया जाता है, PIO कार्ड का कंसेप्ट लाया जाता है, जिसको PIO कार्ड दिया जाता है। इससे लाभ क्या होगा, 15 वर्षों तक भारत में आ सकता है, बेरोक टोक रह सकता है आराम से, ठीक है, और इसके लिए उसे किसी प्रकार की वीजा की जरूरत नहीं होती है, और हर 6 महीना में लेकिन क्या करना होगा, रिपोर्ट करनी होगी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, ठीक है। यहाँ याद रखना, इन लोगों को ये नहीं दिया गया था सुविधा कि भारत में ज़मीन खरीद सकते हैं या घर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो PIO का कंसेप्ट आ गया।
ये संशोधन आपको पता है 2003 में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब किया गया था। फिर एक संशोधन होता है इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है 2005 में, ध्यान रखना ये भी संशोधन इसी में किया था और ये भी इसी में संशोधन किया था, ठीक है। इसके तहत क्या दिया, इसके तहत पहली बार इनको कुछ लाभ दिए गए। इनको लाभ दिया गया कि